डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं अंतिम सेट इतिहास का। इससे पहले आपके चारों सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये पांचवा सेट अंतिम सेट देख रहे हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में जो है आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन दिखाई देगा। इसी स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं यहीं पर आपको यहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। उस पर टच करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें सारे सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो और फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, और मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके बचे हुए सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करा दिया जाए। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो वो भी मैक्सिमम कमेंट करें, क्योंकि इंग्लिश में ये पेपर नहीं है। और आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं उन लोगों को अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए, क्योंकि मैंने सारे पेपर्स इंग्लिश वर्जन में कराए हैं केवल इसको छोड़ के, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं हैं। और अगर आप लोग का मैक्सिमम प्यार रहा, मैक्सिमम कमेंट रहे, तो हम जो है आपको इंग्लिश में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन के आंसर्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बाबर का पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लिखोगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कुमार कविता है। इसमें टालस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। उसके बाद में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसको की थी भगत सिंह ने। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये 9 सितंबर 1946 को हुआ था। और खानवा का युद्ध कब और कहाँ हुआ? इसमें नहीं लिखा है कहाँ हुआ, तो कब हुआ? तो 16 मार्च 1527 में हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर 7 क्वेश्चनों के वर्ड्स जो क्वेश्चंस थे वो एक एक नंबर में हमारे हो गए आसानी से, है ना। जबकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कैरी कर रहे हैं ना, प्रश्न 1 से 7 तक, इनको 2-2 अंक मिलेंगे, लेकिन लाइन आपको केवल एक एक लिखी गई है। तो ऐसे आपको मैंने आंसर बताया है। आप लिखोगे बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इस तरह से पूरा लिखोगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले कुछ करने का। क्लियर हुआ? और आपके जितने भी सॉल्यूशंस बनाए हैं ना, परफेक्ट बनाए हैं बिल्कुल। मतलब जो आंसर चाहिए उस क्वेश्चन का वही मिलेगा आपको इस चैनल पे। क्योंकि इतने देर से सॉल्यूशन बनाने के दो कारण हैं, एक तो परफेक्ट सॉल्यूशन बनाना, और दूसरा हिंदी और इंग्लिश वर्जन बनाना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों का कमेंट और प्यार रहा तो आपके सारे सब्जेक्ट जो है 2-3 दिनों में कंप्लीट कर दिए। ये सारे वैसे ऑलरेडी मैक्सिमम 70% सब्जेक्ट के सेट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। चैनल अभी आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, तो वीडियो के एंड पे एक स्क्रीन आएगी जिस पे प्लेलिस्ट लिखा होगा, वो प्लेलिस्ट को टच कर देना। 4 वीडियो आएंगे, 4 में से एक प्लेलिस्ट होगी, तो टच कर देना, सारे वीडियो आपके सामने खुल जाएंगे। जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डाले। देखिए जहांगीर जो थे वो चित्रकला के बड़े बहुत प्रेमी थे। ठीक है ना। इन जहांगीर काल में जो है चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर थी। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा पे थी, क्योंकि जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी और संरक्षक था। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला का काफी विकास हुआ। नादिर और विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, मंसूर और फारूक बेग इस दौर के उच्च कोटि के जो है चित्रकार थे। अकबर के विपरीत जो है जहांगीर ने धार्मिक और दरबारी चित्रों के स्थान पर पशु पक्षियों के चित्रों पर विशेष ध्यान दिया। इस काल में चित्रों में सहज मानवीय अभिव्यक्ति यानी क्रोध, करुणा और सौहार्द का चित्रण उत्कृष्टता से किया गया। और इन चित्रों में हिमालयी महोख और नरमीरू और बाज के चित्र जो है उल्लेखनीय है। क्योंकि आपको चित्रकला पर प्रकाश डालना है जहांगीर काल का, तो उसको लिखना है। समझ में आया? कोई फालतू की कहानी नहीं लिखनी है। इस तरह से जहांगीर काल कला का इतना बड़ा पारखी था कि कई चित्रकारों द्वारा मिलकर बनाए गए चित्रों को देखकर उसके चित्रकारों के नाम जो है आसानी से बता देता था। जो भी चित्र देखता था बता सकता था कि ये चित्र किसने बनाया होगा। देखो इतना पारखी था वो। इस तरह से जो है आप इसके सॉल्यूशंस को लिखेंगे, आगे का पैराग्राफ आप पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। इसके बाद में एक महालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी ना, ये एक ग्राम व्यवस्था थी जो भू राजस्व के संबंध में थी। ठीक है, इसमें जो है अधिकांश भाग जो लिए गए थे वो पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए लिए गए। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है सरकार कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए और कुछ स्थानों पर 20 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसने यह समझौता जो है अलग अलग जमींदारों के साथ नहीं बल्कि गांव के साथ किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस व्यवस्था के अनुसार जो है सारा गांव सम्मिलित रूप से और गांव का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप से सारे गांव के लगान की अदायगी के लिए उत्तरदायी बन गया।
ये आपको बताना है कि ये होता क्या था और इसमें क्या मतलब सम्मिलित किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव की ओर से गाँव का नंबरदार गाँव को निश्चित लगान देने के संबंध में हस्ताक्षर करता था। गाँव की सम्मिलित लगानें जो हैं, गाँव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी जोतों यानी खेती के अनुसार राशि देता था, जितनी भी वो खेती करता होगा। अतः गाँव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी ज़मीन का लगान देता रहता था, तब तक वो अपनी ज़मीन का मालिक बना रहता था। यदि कोई अपनी भूमि को छोड़ देता था, तो वो ग्राम समाज उस भूमि को सँभाल लेता था, ठीक है? तो इस तरह से ये महालवाड़ी व्यवस्था की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है, नमक बना कर के नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है ना? और ये गांधी द्वारा किया गया था, जो कि अ हम इसमें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है? अ, दांडी मार्च जो गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई, इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था, क्योंकि यह वह दौर था जब ब्रिटानिया हुकूमत का चाय, कपड़ा और यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ों पर सरकार का एकाधिकार था। यानी कि इसने ब्रिटिश ने सब पे अपना जो है हुकूमत अपना कब्ज़ा करने की सोची थी, हर चीज़ पे पैसे वसूलने का सोचा था। ब्रिटिश राज के समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज़्यादा पैसे देने होते थे। इसलिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया और गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और इस आंदोलन की शुरुआत में 78 सत्याग्रहियों के साथ में दांडी कूच के लिए निकले। बापू के साथ दांडी पहुंचते-पहुंचते पूरा आवाम जुट गया। लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के साथ-साथ अन्य शोषण और कुशासन को दूर करने और भारत को आज़ादी दिलाने का उद्देश्य जो है, इसके साथ-साथ चला। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? तो बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य यानी कि जो केंद्र और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा थे, कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वो केंद्र और प्रांतीय सरकारों के हिस्सा थे, इन सभी ने भारतीयों से विधिवश विमर्श किए बिना यानी भारतीयों से बिना पूछे हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पार्टी बनाने के वायसराय के फैसले का विरोध करते हुए सामूहिक रूप से जो है इस्तीफा दे दिया और इसलिए इस दिन जो है मुक्ति दिवस मनाया गया। तो ये मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, ये इसका रीज़न था। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपको करनी है। तो वीर कुंवर सिंह जो है, ये जगदीशपुर की एक रियासत के जमींदार थे। बचपन से ही पढ़ाई को छोड़कर उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में अधिक मजा आता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह ने सियासत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तभी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुहिम चलाना शुरू कर दिया था। 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ तो कुंवर सिंह भी उस लड़ाई में कूद पड़े। कुंवर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राजाओं के साथ गठबंधन तैयार किया ताकि अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे सके। उन्होंने आजमगढ़ पर विजय प्राप्त की। कुंवर सिंह ने अंत में जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की इस बहादुरी के किस्से मशहूर हैं, क्योंकि वे अपनी अधिकतर लड़ाइयाँ उन्होंने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में लड़ी। बहुत बड़ी बात है, सोचो आज के 80 वर्ष के आदमी चल नहीं पाते हैं। कुंवर सिंह ने सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कुंवर सिंह ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए थे, जैसे सड़कें बनवाना, जलाशय खुदवाना इत्यादि। तो ये कुंवर सिंह के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी है जिसमें हमने सब कुछ समझा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। पांडुलिपि तैयार करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में दक्ष होते थे, यानी कि महारत हासिल होती थी उनको। सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था, जो कागज बनाने वालों का काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी और उस समय सुल्लेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका प्रयोग जो है भिन्न भिन्न शैलियों में होता था और सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसके बाद कोफ्तगार पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे और चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। अंत में जिल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे
अलंकृत आवरण देते थे या देता था। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य पुस्तक, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। तो इस तरह से आप जो है पांडुलिपि की जो है क्रिया प्रक्रिया समझाएंगे। नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपको कर देनी है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति में आपसी विचार विमर्श करके स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हमने बताया कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। अब इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का मतलब है थोड़ा सा और विचार अपना व्यक्त करना। तो यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1925 में भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी कि यदि विभिन्न संप्रदाय की आपसी सहमति से वे संविधान का मसौदा तैयार, यानी प्रारूप, मसौदा मतलब प्रारूप, बार बार ध्यान रखना, मसौदा मतलब प्रारूप तैयार कर लें तो ब्रिटिश सरकार उस पर सहानुभूति ढंग से विचार कर सकती है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गए। नेहरू के जो रिपोर्ट बनाने का प्रयास जो है उन्होंने शुरू कर दिया। इसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की मांग की गई थी। इसकी अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश जो थी उसमें था केंद्र में द्विशासनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और प्रिवी कौंसिल की समाप्ति और एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन। रिपोर्ट में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था थी और बालिक मताधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र विशेष में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी टिप्पणी है जो आपने समझा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख कर, कई बार बताया है आपको, फिर भी चलिए इस बार भी बता देते हैं। इसमें एक राजनीतिक कारण था जो सबसे महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, इसके बाद में ये इसके पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। राजनीतिक कारण में कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको जितने संतोष कर सकते हैं, यानी 3 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने हैं। चार यहाँ पे हमने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, इस 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट जो राजनीतिक कारणों में आपको डालने हों। उसके बाद दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। इस आर्थिक कारण में भी आपको कम से कम 2 या 3 कारण जो है लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, 2-3 कारण, क्योंकि क्वेश्चन आपका बड़ा है, 5 मार्क्स का है, तो आपको नंबर अगर चाहिए तो आपको इतना लिखना होगा। और उसके बाद में आप सामाजिक कारण में भी 1-2 पॉइंट डाल देंगे। अगर आप 2-2 पॉइंट सभी में लिखते हैं सब हेडिंग में, तो सामाजिक कारण में 2 पॉइंट लिख देंगे। और इसी तरह से आप फिर आगे वाले पॉइंट जो सैनिक कारण थे इसमें भी 2 पॉइंट आप डाल देंगे। तात्कालिक कारण जो हैं, जो उस समय प्रभावी थे एकदम अचानक, तो उसको भी आप बता सकते हैं। अगर नहीं भी बताएंगे तो तत्कालिक कारण लिख करके एक लाइन में इसको ख़त्म कर देंगे कि जो आपका सैनिकों का विद्रोह था, वो जो विद्रोह उनके मन में बसा वही 1857 का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करिए। संविधान सभा के उद्देश्य और कार्यों को कई बार हमने वर्णित किया है। संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय न्याय का मुख्य लक्ष्य जो है व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना है या करना है। संविधान का मेन उद्देश्य, हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष भारत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना का उद्देश्य रखता है या रखता था। वे भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थे जिसका उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि बहुतों का हित और बहुतों का सुख। यहाँ पर फिर भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य जो भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें एक न्याय है, फिर दूसरा स्वतंत्रता, फिर समता और एक बंधुत्व। ठीक है, इन सभी को मेंशन जरूर करेंगे आप। उसके बाद में संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि जो संविधान के निर्माता भारतवर्ष में सदियों से व्याप्त जाति वादी प्रथा व्यवस्था थी, जो उसको पूर्ण रूपेण परिचित थे। तो उन्होंने जो है उन्हें मालूम था कि भारत में विशेष हिंदू समाज में किसी व्यक्ति का उसके जन्म से ही उसकी जाति के आधार पर जो है उसका समाज में क्या स्थान होगा ये निर्धारित हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी इसमें दिया गया। और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अछूत वो वनवासी समूहों को पद एवं अवसर की समानता प्रदान करके उनकी बहुमुख उन्नति करके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त
करने का जो है उनका पक्का संकल्प था। तो इस संविधान के अंदर सभी को बराबर इक्वलिटी का दर्जा दिया गया। सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं 2 लाइनों में। ठीक है? उसके बाद में आप संविधान के जो है कार्य को ज़रूर लिख देंगे। तो संविधान का जो कार्य था वो संविधान तैयार करना था और अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना था। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकारा गया या स्वीकृति मिली। 24 जनवरी को बहुत सारे काम हुए तो उसमें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। तो इस तरह से ये इसके कार्य थे। आपको जितने अच्छे लगते हैं, जो पॉइंट आपको आसानी से याद हो सकते हैं, उनको जो है देखिए उद्देश्य बताने हैं, कार्य बताने हैं। तो जो-जो चीज़ें आप आसानी से याद कर सकते हैं, उनको याद करिए। पूरी चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो आंसर्स दिए गए हैं, परफेक्ट सॉल्यूशंस के साथ में दिए गए हैं। इसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण थे उसको हमने 3 हिस्सों में बाँटा था या 3 हिस्सों में हमने पढ़ा है। इससे पहले जो है भारतीय इतिहास में जो है लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है? इसमें जो 3 चरण थे इसमें प्रथम चरण में काउंट हुआ था 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया और तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख प्रमुख जो थे उनके नाम जो हैं बहुत सारे हैं। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और के बाद फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीन शाह वाचा और व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय इत्यादि, इन सभी के नाम आपको अच्छी तरह से याद है, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। इसके बाद में इसके बारे में और जो है प्रथम चरण में हम बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में उसकी नीति अत्यंत ही उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल भी माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रथम चरण को डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद द्वितीय चरण में जो था आंदोलन के इस चरण में एक और उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए और दोनों ही का एकमात्र जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश राज्य से मुक्ति यानी कि पूर्ण स्वराज्य की डिमांड थी। ठीक है, एक तरफ उग्रवादी विचारधारा के लोग जो है बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो है क्रांतिकारी विचार के लोग जो है बमों और बंदूकों का उपयोग करके स्वतंत्रता प्राप्ति करना चाहते थे। तो इस द्वितीय चरण में ये हो गया आपका। तृतीय चरण में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 तक रहा, जो कि अंतिम चरण था और आंदोलन के इस चरण में मुख्य रूप से गांधी जी ही भारतीय राजनीति के मंच पर छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता रहा। ठीक है, इसी चरण में जो है आज़ादी को अपनाया गया। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिक मजदूरों और नागरिकों की दशा खराब होना उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव जो है हस्तकला कारीगरों और कपड़ा उद्योगों पर हुआ। औद्योगिक क्रांति के आने से अंग्रेज सरकार, यहाँ पे ये 2 बार अंग्रेज अंग्रेज लिख दिया, तो आने से अंग्रेज सरकार ने भारत में, यहाँ पे एक अंग्रेज हम हटा देते हैं, अंग्रेज सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट करने हेतु इसे निर्मित माल की खपत और कच्चे माल की मंडी में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, इसको ये अंग्रेजों का यही एक फंडा था जो कि वो चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, कपड़ा उद्योग को नष्ट करने हेतु निर्मित माल की खपत एवं कच्चे माल की मंडी में परिवर्तन कर दिया और कृषि की हानि और किसानों की निर्धनता। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही जो है किसान विरोधी नीतियां अपनाई। उन्होंने हर चीज़ में अपना जो है कुछ ना कुछ एक नीति डाली है और किसानों को तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उन्होंने, जिनसे वे अधिक से अधिक धन एकत्रित करने लगे और निर्धन किसान जो है बड़े जमींदारों की दया पर निर्भर रहने लगे, जो उसके कई तरह से अवैध कर भी वसूलते थे। अब ये जब जमींदारों के पास किसान जाते थे तो वो करों की जो वसूली करते थे वो अपने तरीकों से करते थे। फिर इसके बाद में अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियां थी उनको हम यहाँ पे बताएंगे। इसमें अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक ही प्रकार का भूमि प्रबंध स्थापित नहीं किया, बल्कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां स्थापित क्यों, क्योंकि इन्हें पता था कि हर जगह सेम चीज़ लागू करने से वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की प्रजा के लिए जो है
वो आसान नहीं होगा। इन्होंने वो चीज़ लगाई जो इनको उस क्षेत्र के लिए आसान लगा और जिसको वो मान सकते थे। लगान एकत्रित करने की कठोर तरीके, कृषि की उपज व अकाल पड़ने से किसान को भूमि कर देना जो है मुश्किल होता था। परिणाम स्वरूप यह किसान जो है खेत बेचता था, यह साहूकार के पास या तो इसको गिरवी रखता था। दोनों ही स्थितियों में किसान को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण जो है वो भी आप इसमें बता देंगे, क्योंकि साहूकार जो उसमें ब्याज देते थे, रकम देते थे, उस पे बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे और अधिक से अधिक ब्याज लेते थे, और जब उपज ना हो तो भी उनको ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इस तरह से परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अन्य किसान जो हैं वो इसी चीज़ का जो है वो हुए शोषण हुए, इसी चीज़ के लिए शोषित हुए। और आगे जमींदार वाले लोगों ने क्या किया देखिए। जमींदार वास्तव में राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी होता था, जिसके अधीन बड़ा इलाका या क्षेत्र या पूरा जिला होता था। ये अपनी सेनाएं रखते थे, जिन्हें राजा भी कहा जाता था, और खेती किसानों द्वारा की जाती थी। यह किसान राजस्व की निर्धारित दर के अनुसार जो है कर जमींदारों को देते थे। और भी आप इसमें थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको अबाव कहते थे, क्योंकि ये कुछ शोषण जमींदार भू राजस्व की निर्धारित दर के अतिरिक्त भी कर लेते थे, जिसको अबवाव कहते थे, ठीक है? और शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1970 के दशक तक जो है अंग्रेजी शासन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस तरह से आप और भी इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। जितना आपको हमने दिया है, इसमें से हमें पता है कि आप पूरा याद नहीं कर पाएँगे, तो भी आपको कम से कम 3 से 4 लाइनें इसकी लिखनी है, ताकि आपका पूरा सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर पाएँ। अदरवाइज़ मार्क्स जो हैं आपको कम मिलेंगे, 5 नंबर के लिए 5 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन जो है इस पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी जो ये व्यवस्था इसमें क्वेश्चन में पूछी गई उपनिवेशवाद, तो ये क्या था और क्या प्रभाव पड़ा, उसको हमने जो है पूरा डिस्क्राइब किया। आप इसको चाहें पैराग्राफ वाइज़ लिखें या फिर एक साथ लिखें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पैराग्राफ बनाने से एक ही फ़ायदा होता है कि आपको जो है एग्ज़ामिनर समझता है कि आपने कुछ पढ़ कर के तो इस तरह से आप लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लेख करना है। देखिए, पहले तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 क्या था वो बताए थे। तो 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को दिया गया एक अभूतपूर्व जो है तोहफ़ा था। ठीक है? स्वतंत्रता का यह महान ऐतिहासिक तोहफ़ा असंख्य स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के त्याग का जो है परिणाम था। ये सब चीज़ें आप एक बार एक लाइन से लिख करके बता देंगे। उसके बाद में जो है इसके प्रावधान क्या थे, तो देखिए 1947 के जो निम्न प्रावधान थे, जिसमें से एक था पहला, भारत का विभाजन का उसके स्थान पर भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। तो भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के नाम पर जो है 2 देश अलग बने, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद में भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकते हैं। यानी कि जो लोग चाहते हैं तो वो इंडिया में रहें, जो नहीं चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं या उस हिस्से में रह सकते हैं। जब तक दोनों अधिराज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं करवा लिया जाता, तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। तो इसमें ये भी डाला गया कि जब तक ये पूरा का पूरा संविधान जो है नहीं बना लेते, तो उनको अपना संविधान सभाओं को जो अपना कानून बनाने का अधिकार होगा। वो किस तरह का कानून लागू करना चाहते हैं, जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक दोनों राज्यों का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा ही चलाया जाएगा। इसमें ये कंडीशन थी। उसके बाद में दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल में बने रहें या फिर उससे अलग हो जाएं। ब्रिटेन में भारत मंत्री के पद को ख़त्म कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल कार्य करेंगे, ये भी प्रस्तावित किया गया। और जब तक प्रांतों में नए चुनाव नहीं कराए जाते, उस समय तक प्रांतों में पुराने विधानमंडल कार्य कर सकेंगे, यानी कि जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे जब तक कि कुछ नया उसमें नहीं डाला जाता या नया नहीं बनाया जाता। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व भी समाप्त हो गया, और 15 अगस्त सन 1947 को सभी संधियां और समझौते समाप्त माने जाने की घोषणा की गई। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है आपने सॉल्यूशन देखा, और आशा करता हूँ सॉल्यूशन से आप लोगों को काफ़ी जो है मदद मिलेगी। सारे सेट्स आप देख सकते हैं, सभी सॉल्व करवा दिए गए हैं।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करने के लिए बिल्कुल ना झिझकें और हर वीडियो के लिए कमेंट करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी क्लास के 40 स्टूडेंट हैं, 40 को शेयर करिए, 40 स्टूडेंट्स कमेंट करिए ताकि आपके सॉल्यूशंस को फटाफट कंप्लीट करा दिया जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा और लास्ट में जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसको आप देख करके अपने आंसर्स को, पूरे सेट्स को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।